बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमारा डायलैक्टिक्स के बारे में है। तो अभी इस लेक्चर में हम अपनी थोड़ा-सा पुराने कॉन्सेप्ट को रिकॉल भी करेंगे, थोड़ी बेस बनाएँगे, कुछ इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूलाज़ पढ़ेंगे। उसके बाद फर्दर लेक्चर्स में हम इसकी एडवांस डेरिवेशंस भी करेंगे। तो इस वक़्त ये डायलैक्टिक्स का पहला लेक्चर है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से मटेरियल्स की 2 टाइप्स होती हैं, हम सबको पता है। एक होते हैं कंडक्टर्स, एक होते हैं नॉन कंडक्टर्स। नॉन कंडक्टर्स भी फर्दर 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं डाइलेक्ट्रिक्स और एक होते हैं इंसुलेटर्स। तो ये जो इंसुलेटर्स होते हैं, इनमें और डाइलेक्ट्रिक्स में फ़र्क ये है कि डाइलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। दूसरी फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। जबकि इंसुलेटर होते हैं, ये सिर्फ़ इलेक्ट्रिसिटी को रेज़िस्ट करते हैं, ये चार्ज को स्टोर नहीं करते हैं। तो अब इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज जल्दी देख लेते हैं। बरक़ियात हाजिज़ डायलैक्ट्रिक का ये ट्रांसलेशन मुझे मिला। इसकी अमूमी ख़ुसूसियात जनरल प्रॉपर्टीज़। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे समराइज़ किए हैं, जो एक जनरल आपको ओवरव्यू देंगे डायलैक्ट्रिक्स के बारे में कि ये क्या चीज़ होते हैं। मिसाल के तौर पे ये बहुत ही बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बहुत ही ख़राब मोसेल होते हैं बरक़ियात के। इस तरह इनका तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो एनर्जी गैप होता है वो अराउंड 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होता है। इसी तरीके से ये जो सबसे अहम बात ये है कि जो चार्ज को ये स्टोर करते हैं, ये पोलराइजेशन के थ्रू करते हैं। दे स्टोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय मीन्स ऑफ पोलराइजेशन। इसको तक़तीब कहते हैं। तक़तीब के ज़रिए तवानाई को ज़ख़ीरा करते हैं ये डाइलेक्ट्रिक्स। इसी तरीके से इसकी अ मेजर ऑफ दिस एबिलिटी ऑफ एनर्जी स्टोरेज इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स रिलेटिव टू वैक्यूम इज़ कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये बार-बार रिपीट भी होगी। तो ये हम समझ लें कि ये जो इसकी एबिलिटी होती है कि ये चार्ज को स्टोर कर सके वैक्यूम में, अगर मीडियम हो तो फिर मीडियम के रिस्पेक्ट से भी हम कह सकते हैं। तो ये कहलाती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, बर के मैदान में तवानाई ज़ख़ीरा करने की सलाहियत की पैमाइश को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इसी तरीके से अमाउंट ऑफ स्टोर्ड एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इन 2 चीज़ों के साथ जो एनर्जी स्टोर करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एक तो ये कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका कितना है, अगर हाई है तो ज़्यादा एनर्जी स्टोर करेंगे। इस तरीके से अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ज़्यादा है, इससे इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी और उतनी ज़्यादा एनर्जी वो स्टोर करेंगे। इसी तरीके से सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ डिसिपेटेड ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक लॉस। कुछ एनर्जी हमारे ज़ाया भी हो जाती है। ये डाइलेक्ट्रिक जब मॉलिक्यूल अपने आप को अरेंज करते हैं इसकी मैकेनिकल मोशन में, तो ये डाइलेक्ट्रिक लॉस है। Dielectrics usually have negative temperature coefficient of resistance, that is decrease in resistance with increase in temperature। तो ये थोड़ा सा आप आम कंडक्टर के मुकाबले में रिवर्स, एक इन्वर्स इसका बिहेवियर है कि जैसे जैसे हरारत बढ़ती है तो इसकी कंडक्शन, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम होने के बजाय रेजिस्टेंस बढ़ने के बजाय कम हो जाती है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी बढ़ने के बजाय। ये डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर में बहुत बुनियादी फ़र्क है। तो अब थोड़ा सा और फर्दर इस अपने डिस्कशन को हम जो है एक्सटेंड करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक हमने देख लिया है कि वो टर्म है जो इंसुलेटर्स के लिए इस्तेमाल होती है, जो कि चार्ज स्टोर कर सकते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं पोलर, एक होता है नॉन पोलर। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं कि नाम से भी जैसा कि ज़ाहिर है कि ये इनका मटेरियल जो होता है पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होता है। पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल के ऊपर कंसिस्ट करता है इनका जो मीडियम है। तो ये जो है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। इनकी मिसाल देख लें आप। एक मिसाल के तौर पे HCl मॉलिक्यूल, इसमें चार्ज सेपरेशन है। H साइड जो है पार्शियल पॉजिटिव है, Cl साइड पार्शियल नेगेटिव है। इसी तरीके से पानी का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन जो है माइनस पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन साइड जो है पार्शियल पॉजिटिव है। इसी तरीके से दूसरी टाइप नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ये भी जो है अपने नाम से ज़ाहिर है, ये ऐसे मॉलिक्यूल पे कंपोज्ड होते हैं जो कि नॉन पोलर होते हैं। इनकी मिसाल देख लेते हैं हम। क्लोरीन, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव के चार्ज सेंटर्स जो होते हैं वो सेम पॉइंट पे होते हैं, वो बिल्कुल अपनी के अलग नहीं होते हैं। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें नेट इलेक्ट्रोडाइपोल मोमेंट 0 आता है। अभी हम देखते हैं कि ये इसका क्यों है, ये नॉन पोलर क्यों है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वैसे तो हम देखें तो ये जो बीच में कार्बन साइड है ये पार्शियल पॉजिटिव होती है, साइड में जो रेड में ऑक्सीजन साइड से पार्शियल नेगेटिव होती हैं, लेकिन नेट चार्ज इसका 0 ही आता है। ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमें जानना ज़रूरी है कि अब हमने जब चार्ज सेपरेशन का जिक्र कर दिया है, जैसे HCl मॉलिक्यूल आपने देख लिया, तो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन चार्जेस।
इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज़ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। अब मिसाल आप ये देख लें, अगर हम एक डायपोल, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, चार्ज है, आप देखें रेड साइड जो है माइनस क्यू है और इसी तरह इक्वल चार्ज पॉजिटिव क्यू ब्लू साइड पे शो किया है, और इसकी डायरेक्शन जो एरो से शो है, ये अचानक के दरमियान का डिस्टेंस है वो डी है, और इसकी डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की, ये हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेते हैं। इसको एक ऐसे एरो से शो करते हैं जिसके टेल के ऊपर हल्का सा कट होता है। ये डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है, क्योंकि सिंपल एरो जो है जिसमें कट नहीं होता वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसी तरीके से कोई आम जनरल वेक्टर क्वांटिटी के लिए भी हम उस एरो को यूज़ करते हैं, लेकिन इनसे डिस्टिंग्विश करने के लिए इसके जो टेल की साइड है इस पर हल्का सा कट है, तो इससे पता लगता है कि डायपोल मोमेंट को शो कर रहा है। तो डायपोल मोमेंट के लिए हमने एरो यूज़ किया, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। ये आप इसका फार्मूला है, डायपोल मोमेंट P, स्मॉल p से इसको शो किया है, इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई बाई डी। Q जैसे ऊपर डेफिनेशन में आपने देख लिया मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, जबकि D जो है दोनों के दरमियान डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है। आप देख लें कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हमने जो है जब भी P और D को बोल्ड से शो किया, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या है, फार्मूले से साफ पता लग रहा है, कूलम इनटू मीटर। अब आप देखें, इसको हम अप्लाई करते हैं अपनी एग्जाम्पल जो हमने पढ़ी, पोलर डायलैक्ट्रिक्स। हमने देखा था HCl और वाटर मॉलिक्यूल। तो अब आप HCl का अगर हम देखें डायपोल मोमेंट किस तरफ है, तो देख लें नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये इसका डायपोल मोमेंट है, नेट डायपोल मोमेंट। इसी तरीके से पानी के मॉलिक्यूल में आप देखें तो थोड़ा सा इसमें समझने की बात है कि आप देखें एक ऑक्सीजन साइड जो बीच में है वो है पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन साइड दोनों साइड पे पॉजिटिव हैं। तो इस तरह दो हमें डायपोल मोमेंट इस तरह शो करने पड़ेंगे। और अब वेक्टर सम से हम देखें तो ये नीचे नेट डायपोल मोमेंट है, इसका जो डाउनवर्ड है बिल्कुल, तो ये दोनों का जो वेक्टर सम है, तो ये नेट डायपोल मोमेंट इसका वाटर मॉलिक्यूल का नीचे की तरफ होता है इस तरीके से। इसी तरीके से नॉन पोलर में हमने देखा था ये क्लोरीन है, नेट डायपोल मोमेंट 0 है इसका। इसी तरीके से ये बीच में कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, कार्बन साइड पार्शियल पॉजिटिव है, दोनों साइड पर ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, लेकिन क्योंकि दोनों का वेक्टर सम करें अगर आप, तो ये क्या आएगा आपके पास, डायपोल मोमेंट नेट 0 आएगा। तो ये थोड़ी सी इसकी अंडरस्टैंडिंग है डायपोल की, आपको ये थोड़ा सा रिकॉल करना ज़रूरी है, या चीज़ आगे डिस्कस होंगी। अब आगे पोलराइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको समझने के लिए। इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट्स इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। यानी किसी डाइलेक्ट्रिक में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है, उसके अंदर हर मॉलिक्यूल अपने हिसाब से डायपोल अरेंज हो जाता है। और तो डायपोल मोमेंट की वजह से जो है जो पर यूनिट वॉल्यूम उसको हम देखें तो वो पोलराइजेशन कहलाती है। अगर हम इस मिसाल को देखें कि आप देखें कि ये कैपेसिटर, आप समझ लें कैपेसिटर की मिसाल है, बीच में येलो स्लैब है, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, और इस तरीके से साइड में आप इलेक्ट्रोड्स देख लें, ग्रेइश कलर से, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है। तो आप इसमें देखें कि ये एक डाइलेक्ट्रिक, अब इस डाइलेक्ट्रिक में ज़ाहिर है एक बेतहाशा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं या आइटम्स हैं जो भी जिससे मिलके बना है ये। तो ये एक्सटर्नल फील्ड जो कि ये नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट्स की वजह से इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, इसकी वजह से ये अरेंज हो गए और इनके अंदर नेक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई है। और आप ये भी देख सकते हैं कि इसकी जो नेगेटिव प्लेट वाली साइड है तो ये क्या हो चुकी है, ये पॉजिटिव हो चुकी है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक पॉजिटिव लेयर बन गई, और जो पॉजिटिव साइड वाली प्लेट थी इससे अटैच जो येलो साइड की जो डाइलेक्ट्रिक की लेयर है वो नेगेटिव हो चुकी है। ठीक है, और ये ई जो है ये नेट फील्ड है, ये भी आपको डिटेल में बताते हैं कि इसका क्या मतलब है। अब इसी को हम ज़रा और डिटेल में टेक्निकल टर्म में इसी फिगर को देखते हैं क्रॉस सेक्शन के साथ। तो आप यहाँ पे देखें कि ये जो आपके पास जो ग्रे प्लेट्स थी ये यहाँ पे शो हुई हैं, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट यहाँ पे आपको शो हो रही है साइडों में, और बीच में जो हाईलाइटेड एरिया है ये डाइलेक्ट्रिक है जो आपने बराबर वाले फिगर में देखा है। तो आप यहाँ पे देखें कि डाइलेक्ट्रिक की जो लेयर नेगेटिव प्लेट के साथ अटैच है वो पॉजिटिव हो चुकी है, और जो पॉजिटिव साइड से अटैच है वो नेगेटिव हो चुकी है। इस तरह डाइलेक्ट्रिक ने चार्ज को स्टोर कर लिया है। अब आप यहाँ पे देखें कि जो साइड की प्लेट्स हैं उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E0 है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये ठीक एरो से हमने शो की है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ इसकी डायरेक्शन है। लेकिन इसकी वजह से जो चार्ज सेपरेशन डाइलेक्ट्रिक में हुई है, इनसाइड पॉजिटिव नेगेटिव लेयर जो बनी है इसकी वजह से एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई है, और वो है E डैश या E प्राइम। ठीक है, तो अब ये दोनों, ये इनसाइड है ये थोड़ी सी वीक है एज कम्पेयर टू अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0। अब इन दोनों की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी टू सम एक्सटेंट, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी वो E है, उसको हम E से शो करते हैं, और उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ ही होती है एक्सटर्नल की तरह। जो यहाँ पे आप देख लें E शो की गई है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इन दोनों फील्ड को कैंसिल करने के बाद जो नेट हमारे पास बची, और ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही होती है।
अब फर्दर आप देखें कि अभी हमने जो फार्मूला पढ़ा इसका कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम, तो अगर इसको मैथमेटिकल टर्म में देखें तो हम देख सकते हैं कि आप इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो और अगर हमें पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो फार्मूला होता है वो Q इंटू डी होता है। इसी तरीके से जो वॉल्यूम होता है वो एरिया इंटू डी, यहाँ पे डी से मुराद क्या है, ये सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। तो एरिया यानी डाइलेक्ट्रिक की सरफेस का एरिया एक साइड का और इसकी थिकनेस यानी सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, तो ये आपके पास ए इंटू डी आ गया। डी से डी जब कैंसिल होगा तो आपके पास बचा क्यू अपॉन ए, और हमें पता है कि क्यू अपॉन ए बराबर होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी के। तो पोलराइजेशन का एक फार्मूला हमारे पास आ गया कि ये बराबर होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी के, इसकी मैग्नीट्यूड के। वेक्टर फॉर्म में आप देख लें तो पोलराइजेशन बराबर है सिग्मा इंटू ई यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन होती है पोलराइजेशन की, ये आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ उसी डायरेक्शन में होते हैं, तो यूनिट वेक्टर उसी का हम यूज़ करेंगे। तो एक फार्मूला हमारे पास ये आगे हमें याद रखना है, ये यूज़ होंगे आगे फार्मूलाज। तो अब देखें इसी बात को अगर हम मैथमेटिकली लिखें जो हमने आपको बताई कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो बराबर है ई नॉट यानी एक्सटर्नल फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्राइम जो कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर इंड्यूस हुई थी, दोनों को माइनस किया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ गई हमारे पास। और इसी तरीके से हमने आपको ये बताया था कि जो पोलराइजेशन है तो पोलराइजेशन कैपिटल पी है, तो ये याद रखें कि जो पोलराइजेशन है उसको हम कैपिटल पी से शो करते हैं और जो डायपोल मोमेंट था उसको हमने स्मॉल पी से शो किया था। तो ये कैपिटल पी पोलराइजेशन है, ये अप्लाइड, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अप्लाइड फील्ड के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ये, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो माइनस होने के बाद बची है उसके साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब रिप्लेस होगा तो उसकी जगह एक कांस्टेंट आ जाएगा, प्रोपोर्शनल का साइन जब रिप्लेस होगा तो एक कांस्टेंट इक्वल टू का साइन आएगा और ये कहलाता है चाई, चाई ई, ठीक है। चाई ई से इसको शो करते हैं और ये चाई असल में ससेप्टिबिलिटी है। ससेप्टिबिलिटी क्या होती है कि ससेप्टिबिलिटी बेसिकली क्या होती है कि किसी भी मटेरियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्स कैसा करेगा एक्सटर्नल फील्ड को, यानी इट इज़ द डायमेंशनलेस कांस्टेंट विच इंडिकेट्स हाउ इजीली अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैन बी पोलराइज्ड अंडर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितना ज़्यादा से आसानी से वो आपके पास पोलराइज हो सकता है, यानी उसको रेस्पॉन्स कैसा करेगा वो पोलराइजेशन के टर्म में, तो ये उसकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। और इसी चीज़ को अगर हम एम के एस यूनिट में देखें तो एप्सिलॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन नोट का इजाफा होगा। एप्सिलॉन अक्सर जो है आप कूलम्स लॉ में भी आपने देखा, तो ज़्यादातर ये एम के एस यूनिट को जो है एम के एस यूनिट यानी ऐसा यूनिट सिस्टम हम यूज़ करते हैं यूनिट सिस्टम, तो उसके अंदर उसको एडजस्ट करने के लिए एप्सिलॉन नोट के टर्म अक्सर हम लगाते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला भी हमें याद रखना है कि पोलराइजेशन जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है वो बराबर है एप्सिलॉन नॉट चाई और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई के। तो ये फार्मूला भी हमें याद रखना है। फर्दर हम देखें तो अगर हम बात करें एक सिंगल डायपोल की, ये देखें ये जो पी है ये स्मॉल पी है, यानी सिंगल मॉलिक्यूल को शो कर रहा है, सिंगल मॉलिक्यूल यानी डायपोल, उसका जो पोलराइजेशन है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई के। और अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं कांस्टेंट को, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को, तो एक कांस्टेंट आता है, इसको कहते हैं पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी। तो ये क्या चीज़ है, तो ये जहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि जो पी है वो स्मॉल पी वो डायपोल मोमेंट है सिंगल मॉलिक्यूल का। ये बात आप याद रखें, ये पोलराइजेशन नेट की बात नहीं हो रही है, सिंगल मॉलिक्यूल के डायपोल मोमेंट की बात हो रही है। और एल्फा जो है ये पोलराइजेबिलिटी है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ अ डायपोल, ठीक है। अच्छा, तो ये अब ये क्या चीज़ है कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी क्या चीज़ है, इज़ अ मेजर ऑफ हाउ इजीली द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल कैन बी डिस्टॉर्टेड बाय एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जिक्र इसलिए आ रहा है कि हमें पता है कि ये कोई भी जो सिंगल डायपोल होता है तो एक्चुअली वो जो नेट मॉलिक्यूल होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, एक सेंट्रल पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है तो वो अपनी जगह थोड़ा थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा सेपरेट हो जाते हैं, और जब भी वो डायपोल फाउंड होता है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कितना ज़्यादा वो डिस्टॉर्ट करेगा ताकि डायपोल क्रिएट हो जाए, ये पोलराइजेबिलिटी है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मटेरियल पर भी डिपेंड करती है। अच्छा, अब हम देखें कि साथ ही साथ जो हमारा पोलराइजेशन है वो बराबर, हम इसको कह सकते हैं कि वो बराबर है एन टाइम्स ऑफ डायपोल मोमेंट्स, यानी कितने डायपोल, एन जो है नंबर ऑफ डायपोल है और पी जो है एक मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट है।
तो ये जितने नंबर ऑफ डायपोल मोमेंट होंगे ये नेट पोलराइजेशन होगी P। तो ये भी एक पोलराइजेशन का फार्मूला है। अब अगर हम डायपोल मोमेंट P की जगह इस फार्मूले में डायपोल मोमेंट P की जगह ये फार्मूला यहाँ से अगर हम प्लेस कर दें तो हमारे पास जो फार्मूला क्या आएगा, हमारे पास आएगा पोलराइजेशन इज इक्वल टू N यानी नंबर ऑफ डायपोल, पोलराइजेबिलिटी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है, तो ये और फार्मूला हमारे पास डायपोल पोलराइजेशन का आ गया, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का। ठीक है, तो ये हमने अब तक 3 फार्मूलाज पढ़ लिए हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के, हमने डायपोल मोमेंट देखा और हमने कोई थोड़े से अपने कॉन्सेप्ट रिकॉल किए। ये फार्मूले हमें याद रखते हैं। फर्दर लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्प्लेसमेंट करंट और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डिटेल में बात करेंगे, डेरिवेशन भी करेंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए जो है ये लेक्चर को हम यहाँ आज के लेक्चर को एंड करते हैं और कोई अगर सवाल हो तो हमसे पूछ सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ शेख है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।